बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, जेनेटिक्स के बाद अब जो हमारे कोर्स कंटेंट्स में जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो हम उसमें जो अपने कोर्स कंटेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, तो उसमें जो एक टेक्निक उसमें जिक्र किया गया है जिसका वो है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग को हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे और उसके अलावा हम थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, अब आपके ख्याल में बायोटेक्नोलॉजी क्या है, या आपके प्रीवियस क्या कॉन्सेप्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड? हाँ जी, बोलिए। क्या आपके क्या ज़हन में आता है बायोटेक्नोलॉजी इस लफ्ज़ से, क्या ज़हन में आता है? मैं बताऊं, जी, प्रीवियसली हमने ये पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी ऐसी फील्ड है, बायो की ऐसी जहाँ पर जितने भी लिविंग सिस्टम ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली, को यूज कर ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रोडक्ट्स जो है वो मॉडिफाई करते हैं जेनेटिक या किसी भी तरीके से। तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सही। यानी हमें इस लफ्ज़ से ये समझ आती है कि ये कोई ऐसी फील्ड है, यानी बायो और टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो और टेक्निक्स, कोई ऐसी टेक्निक्स है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जा रहा है। बायो मीन लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको यूज किया जा रहा है, मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई की जा रही है। और किसके लिए यूज किया जा रहा है? लिविंग बींग्स के ही बेनिफिट के लिए यूज किया जा रहा है, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया जा रहा है, अपने फायदे के लिए, इंसान के फायदे के लिए ही यूज किया जा रहा है। अब जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई टेक्निक्स है जिनको यूज किया जा रहा है, और वो इसमें इन टेक्निक्स को किन चीजों पे लागू किया जा रहा है, कहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, तो वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप इसको डिफाइन करें तो आप कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप और मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स। और किन के लिए ये यूजफुल प्रोडक्ट्स बन रही हैं? लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए, जिंदगी की बेहतरी के लिए जिंदा चीजों को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी ये बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई बहुत यानी जिस जो इसमें रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है वो जाहिर है वो ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, लेकिन अगर आप देखना चाहें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंसानों के फायदे के लिए यूज किया जाना, तो ये बहुत पुराना हो रहा है। अब जैसे दही है, दही बनाते हैं, ठीक है, या फिर जो ये ब्रेड है वो बनती है, या जिस तरह से मुख्तलिफ बेवरेजेस बनती हैं, मशरूबात बनते हैं, तो उनके अंदर जो जहाँ से इब्तदा होती है उनके बनने की, जैसे अगर ब्रेड बनानी है तो खमीर उसको जो लगाते हैं, या जैसे दही बनाते हैं तो उसको थोड़ी सी जाग लगाते हैं। ठीक है, तो वो इफेक्ट है क्या? वो असल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं वो यूज किए जाते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूज किए, जैसे अब खमीर के लिए यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेकिन उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब देखिए दही को बनना अब तो नहीं, इंडस्ट्रियल लेवल पे शुरू हुआ ना, कि अब जब बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अब यूज कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए, उनके फायदे के लिए। अगर आप देखें तो ये काम तो पहले से हो रहे हैं, बहुत पुराने हैं ये चीजें। तो इसका मतलब है बायोटेक्नोलॉजी जो है ये कोई नई फील्ड नहीं है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, ये पुरानी है, लेकिन अब इसमें और ज्यादा एडवांसमेंट होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे आप ये देखिए ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये देखिए ये योगर्ट और यहाँ ब्रेड। ठीक है, और ये किससे बन रही है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही इनको बना रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपकी बेवरेज इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही है बायोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो अब ये जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं
इनके अंदर हम जो कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी यानी मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो वो मुख्तलिफ टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? बेतहाशा टेक्निक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनको अभी मैं एक क्लास के अंदर उनको समअप करके आपको बता सकती हूँ, बहुत ज्यादा टेक्निक्स है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इनका हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती है, थोड़ा सा एक आपको ये क्लियर हो जाए कि किस लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी में काम हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिनसे डीएनए, जैसे डीएनए को हमने पढ़ा है, थोड़ा सा डिटेल से हमने देख लिया, हमें समझ आ गई है कि डीएनए किस किस्म का होता है, कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे भी आप देखते हैं, ठीक। तो बायोटेक्नोलॉजी में इस लेवल पे भी काम किया जाता है, डीएनए के लेवल पे भी काम किया जाता है, डीएनए को कट किया जाता है, डीएनए को मॉडिफाई किया जाता है, डीएनए को अपनी जरूरत के मुताबिक ज्यादा या कम रेप्लिकेट करवाया जाता है, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इंसर्ट करके इनको रेप्लिकेट करवाया जा सकता है। तो डीएनए के लेवल पे जाके इस टेक्नोलॉजी को, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए सेल जो है वो आपको एक आम आंख से नजर नहीं आता, फिर सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज है, ठीक है। फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, प्रोटीन्स के ऊपर लिपटे हुए प्रोटीन्स और डीएनए जो आपस में मिलके वो क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर उनमें से भी डीएनए, और डीएनए पे आप कोई जीन इंसर्ट कर रहे हैं या वहां से कोई जीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की जाती है, ठीक है। उसके अलावा अपनी जो डिजायर्ड क्वालिटीज की चीजें हैं वो बनाई जाती हैं। यानी हमने देखा था ना कि कोई भी ट्रेड्स हैं तो वो कैसे डेवलप होती हैं, उसके पीछे प्रोटीन्स होती हैं जो उन ट्रेड्स की डेवलपमेंट की, जो हमें जो भी फिनोटाइप नजर आती है, जो भी खसूसियात जाहिर होती हैं, उसके पीछे बेसिकली क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन से क्या बनता है, प्रोटीन। और प्रोटीन्स ही फिनोटाइप्स जो शो करवा रही होती है, जो फिनोटाइप सामने होती है वो प्रोटीन्स की वजह से होती है। तो जेनेटिक ये जो है क्या नाम है इसका, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये होता है कि वो उस लेवल पे जाके चेंजिंग की जाती है कि प्रोटीन्स ही चेंज हो जाए। जब प्रोटीन्स चेंज होंगे तो फिनोटाइप चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर कोई फूल जो है वो कलर ज्यादा खूबसूरत लग रहा है तो पौधों के अंदर वो जीन इंसर्ट कर दी जाएगी कि उनके फूल उस कलर के हो जाएं, ठीक है। किसी दूसरे पौधे, फर्ज करें कि अगर व्हाइट कलर का जो गुलाब है वो अगर आप चाह रहे हैं कि वो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में हो, तो आप व्हाइट कलर वाले प्लांट की जो जीन्स हैं उसमें से निकाल के आइसोलेट करके तो आप किसको इंसर्ट किस में कर देंगे, किसी और प्लांट में, और वहां पे जो जीन का एक्सप्रेशन होगा वो वैसे वहां गुलाबी कलर के बेशक फूल, लेकिन अब वहां पे व्हाइट कलर के आना स्टार्ट हो जाएंगे। या अगर ये जो आपको ऑर्गेनिजम्स में मीट ज्यादा चाहिए, तो अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि वो ज्यादा बल्की होते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं, ठीक है। तो उनकी जीन्स आप लेके जो आपके डिजायर्ड ये जो खाने वाले जानदार हैं, आप उनके अंदर उन जीन्स को इंसर्ट करके उनको मोटा ताजा बना लें, ठीक है। ताकि आप मीट प्रोडक्शन जो है उससे उसको इन्हांस कर सके, इंक्रीज कर सके। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को अपने फायदे के मुताबिक बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। अपने फायदे के मुताबिक जो डिजायर्ड क्वालिटीज होती हैं, जो आपकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक क्वालिटीज होती हैं, वो बना ली जाती हैं। चाहे बाय बर्थ उन ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्वालिटीज ना भी हो तो वो बना ली जाती है, ठीक है। जैसे कुछ फिशेज है, अब फिशेज के अंदर ऐसी कोई फिशेज नहीं है जो ग्लो करें खुद, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स ग्लो करते हैं यानी अंधेरे में चमकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के जीन लेके फिशेज में इंसर्ट की जाती हैं, और फिशेज भी फिर वो ल्यूमिनस फिशेज हो जाती हैं, उनके अंदर से इस तरह लाइट रेडिएट होती है। तो अब ये मकसद यही है ना कि हमें वो ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो इन मकासद के लिए भी, यानी कि अपने इस किस्म के पर्पजेज के लिए भी जो ये बायोटेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फूड क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक
जैसे मैंने आपको बताया एस्थेटिक पर्पसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो जब आप इसमें क्या करते क्या है, बेसिकली डीएनए को अल्टर करते हैं, ठीक है। तो इस जो प्रोसेस है इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। यानी जो जीन्स हैं उनको अल्टर किया जा रहा है, और जीन्स के अल्टर करने से क्या होगा, फिनोटाइप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब जो टेक्निक्स यूज की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो मुख्तलिफ होती हैं। उसमें एक टेक्निक है रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब है, आप यूँ समझिए कि एक ओरिजिनल डीएनए होता है, ठीक है। एक वो डीएनए जिसके अंदर कोई अल्ट्रेशन की गई है, कोई जीन उसके अंदर कोई और जो उसकी अपनी जीन नहीं है उसके अलावा कोई जीन इंसर्ट की गई है, तो उसको हम कहेंगे ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, स्मॉल आर कैपिटल डी कैपिटल एन ए, ठीक है। तो इस तरह भी इसको यानी डीएनए के साथ स्मॉल आर लगा के उस इससे भी इसको शो किया जाता है कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी स्मॉल आर जो डीएनए के साथ होगा वो किसको डिनोट करेगा, रिकम्बिनेंट वर्ड को। तो रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब है ऐसा डीएनए जो कि जिसके अंदर कोई एलियन जीन हो, उसकी अपनी जीन ना हो, कोई फॉरेन जीन, ठीक है। तो दूसरी एक और क्या हो सकती है, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन को क्लोन किया जाना, एक जीन की ज्यादा सी कॉपीज तैयार करवाना, ठीक है। और उसके अलावा जीन को ट्रांसफर करना दूसरे होस्ट में, ठीक है। यानी मुख्तलिफ टेक्निक्स हो सकती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब हम जब ये कहते हैं कि जीन को ट्रांसफर किया जाता है एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ट्रांसफर जिसमें किया जाता है उसको कहते हैं होस्ट, जिसके अंदर जीन जा रही है या नहीं वाली रिकम्बिनेंट डीएनए जा रहा है उसको हम कहते हैं ये होस्ट है, ठीक है। और जिस चीज में आप इंसर्ट करके भेज रहे हैं उसको कहते हैं वेक्टर, ठीक है। जिस चीज में आप डीएन जीन्स को डाल के भेज रहे हैं, जैसे अगर आपने किसी को पानी देना है तो ग्लास में डाल के देंगे ना। जीन्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म को देनी है, ये तो एक बाहर का काम है जो मैंने आपको बोला कि पानी में देना है, लेकिन एक ये जो है ये इन विट्रो हो रहा है, ये हो रहा है इन विवो, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, तो उनके अंदर जीन्स को इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, डायरेक्टली जीन्स इंसर्ट नहीं होंगी, बल्कि उनको किसी चीज में ऐड किया जाएगा। तो जिस चीज में उनको ऐड किया जाता है उसे कहते हैं वेक्टर, ठीक है। वेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, ये प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कैसे कैसा जेनेटिक मटेरियल है, एक तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना, बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए होता है, जैसे हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डीएनए होता है, हायर एनिमल्स के अंदर भी डीएनए होता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर डीएनए होता है, ये जो जो हमने बात अभी की बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है, तो वो सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे ये है ना, तो इसके दोनों सिरे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक सिरा ये है कि ओपन है ना, स्ट्रैंड है, अगर ये दोनों सिरे जुड़ जाए आपस में, ठीक है, जैसे रस्सी के दो सिरों को आप आपस में जोड़ दें तो एक दायरा बन जाएगा ना, सर्कुलर। इसी तरह ये भी सर्कुलर डीएनए होता है इनके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो जो सर्कुलर डीएनए होता है इसके साथ ही एक छोटा सा और डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर ही बैक्टीरिया के अंदर, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। जिस तरह डीएनए रेप्लिकेट होता है ना, ऐसे ही प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट होता है, ठीक है। और जब हमें कोई जीन इंसर्ट करनी होती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो हम किसको यूज करते हैं, वेक्टर, एज अ वेक्टर, प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस जीन को यूज करना है उसको क्या करेंगे, डीएनए में से कट करेंगे तो तभी प्लाज्मिड में ऐड करेंगे ना। तो डीएनए में से कट करने के लिए जो एंजाइम्स यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। जो डीएनए में से कट कर देते हैं उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और फिर जो इन कटे हुए डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर ऐड करते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइगेजेस। वो कौन से एंजाइम्स होते हैं, लाइगेजेस, ठीक है। तो अब जो
ये नया डीएनए बनता है उस जीन के इंसर्ट करने के बाद, उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये देखे ना, ये बैक्टीरियम है, एक बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया को हम कहते हैं ना बैक्टीरियम, ज्यादा को हम कहते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियम के अंदर क्या है, प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है उसके अंदर। अब हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर लिया इसमें से, ठीक है, प्लाज्मिड को कट कर लिया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और क्या किया कि ह्यूमन इंसुलिन जीन, इंसुलिन क्या करती है, शुगर को कंट्रोल करती है ना, तो इंसुलिन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन किसी जेनेटिक काज की वजह से इंसुलिन अगर प्रोड्यूस नहीं हो रही ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो फिर क्या किया जाता है, जीन्स को, इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो अब क्या करते हैं, प्लाज्मिड को काट के इसके अंदर क्या इंसर्ट कर रहे हैं, इंसुलिन वाली जीन, ठीक है, इंसुलिन जीन इंसर्ट कर रहे हैं। अब देखिए प्लाज्मिड का कलर तो येलो था, इसके अंदर ये पिंक क्या चीज आ गई है, इंसुलिन वाली जीन, ठीक है, इंसुलिन जीन। अब इस प्लाज्मिड को दोबारा क्या किया जाएगा, स्टेप 4 में इसी बैक्टीरियम के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है, लेकिन इस बैक्टीरियम के अंदर नहीं, किसी और बैक्टीरियम के अंदर, यानी ये वाला जो बैक्टीरियम है इसमें से प्लाज्मिड लिया गया है, लेकिन इंट्रोड्यूस किसमें, किसी और बैक्टीरियम में करवाया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखिए कि ये जो बैक्टीरियम है, जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन का यही तरीका है ना कि ये डिवाइड हो जाते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4, 4 से 6, यानी इनके अंदर डिवीजन होती है, सिंपल माइटोटिक डिवीजन होती है, और 1 से 2 नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, क्योंकि ये होते हैं जो इसी तरह मोस्टली ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल पे कंसिस्ट करते हैं, और सेल डिवाइड कैसे करते हैं, माइटोसिस से। तो बस वो जब सेल डिवाइड करता है तो 2 नए बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो जब आपने इसके अंदर नया प्लाज्मिड जो है बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो अब जब ये सेल डिवाइड करेगा तो साथ ही ये जो हमने प्लाज्मिड करवाया हुआ था ये भी डिवाइड करेगा, क्योंकि प्लाज्मिड भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद ब खुद रेप्लिकेट होता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होता है ऐसे ही प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट होता है। तो जब सेल डिवाइड होगा और उससे नए सेल्स बनेंगे, तो हर एक सेल में ये प्लाज्मिड जो है ये मौजूद होगा नई जीन के साथ। तो अब हमारे पास ये जो जीन्स हैं ये ज्यादा हो गई, तो जितनी ज्यादा जीन्स हैं वो उतना ज्यादा एक्सप्रेस होंगी, एक्सप्रेस होके प्रोटीन बनाएंगी, कौन सी प्रोटीन बनाएंगी, इंसुलिन। तो अब आपने इंसुलिन को यहाँ से सेपरेट कर लेना है, यानी सेल्स को आप आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे हैं ना किसी कल्चर मीडियम के अंदर, तो सेल्स जो है ये ज्यादा सारे जब हो जाएंगे तो ये क्या चीज एक्सप्रेस करेंगे इनके डीएनए में, ये एक्सप्रेस करेंगे इंसुलिन, और इंसुलिन को आप इसमें से ले लेंगे और फिर उससे इंसुलिन वाली जो ये मेडिसिन है वो तैयार की जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। यस मैम। बायोटेक्नोलॉजी की समझ आ गई कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स हो सकती हैं, किन मकासद के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, मैंने मेडिसिन में उसका यूज नहीं आपको बताया था स्टार्ट में, लेकिन अब आपने देख भी लिया कि हम इससे मेडिसिन किस तरह बनवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक स्टेप्स लिखे हुए हैं इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के, यानी आप जो डीएनए है उसको आइसोलेट करते हैं, फिर उसको काट लेते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं, न्यूक्लियेसिस एंजाइम जो है उनसे, एक एक्सोन्यूक्लियेसिस होते हैं, एक एंडोन्यूक्लियेसिस होते हैं। एक्सोन्यूक्लियेसिस वो होते हैं जो ये जो एंड वाले सिरे होते हैं ना वहां से डीएनए को काटना शुरू करते हैं, और एंडोन्यूक्लियेसिस वो होते हैं जो अंदर से डीएनए को काटना शुरू करते हैं। अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपके पास बन गए, अब उन डीएनए फ्रेगमेंट्स की स्क्रीनिंग की जाती है, यानी हमारा डिजायर्ड पार्ट, डीएनए के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट जीन्स होती हैं, डिजायर्ड पार्ट कौन सा है, डिजायर्ड जीन कौन सी है, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, उसको फिर सेपरेट कर लिया जाता है और उसको वेक्टर में ऐड किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, और फिर वेक्टर को उसमें होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाया, होस्ट के डीएनए में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और फिर जिस सेल में आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है यानी बैक्टीरिया वगैरह में, उसको कल्चर कर लिया जाता है, यानी वो सेल ग्रो करता है, आर्टिफिशियली ग्रो कर रहा होता है, और
वो जो जब आपने उसके अंदर नया डीएनए डाल दिया तो होस्ट सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ठीक है। अब जिससे आप लेते हैं डीएनए उसको कहते हैं डोनर। ठीक है, और ये फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रही है, फ्रेगमेंटिंग किस तरह से आप कर रहे हैं डीएनए की, तो मोलेक्युलर सीजर्स यानी वही एक्सोन्यूक्लियेसिस और एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम्स वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग द फ्रेगमेंट्स यानी आपने डिजायर्ड जीन को सेपरेट करना है उसमें से, और इंसर्टिंग द फ्रेगमेंट्स विद द डिजायर्ड जीन इन अ क्लोनिंग वेक्टर, आपने वेक्टर के अंदर यानी प्लाज्मिड के अंदर उस डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद आपने उस वेक्टर को होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, फिर आपने उस सेल को कल्चर कर लिया, सेल नंबर इंक्रीज हो गया, मुख्तलिफ आपके पास जो आपका डिजायर्ड डीएनए था उसकी ढेर सारी कॉपीज आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपने उन कॉपीज को इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब वो जो डीएनए की ढेर सारी कॉपीज आपके पास आ गई हैं, एक तो ये कि उनसे डायरेक्टली इंसुलिन आप ले सकते हैं, दूसरा ये कि आप उन्हीं जीन्स को, ये जो डिजायर्ड जीन आपके पास ज्यादा सारी आ गई है, इन जीन्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके अंदर कोई जेनेटिक इश्यूज हैं आप इन तंदुरुस्त जीन्स को उनके अंदर ऐड करके इंसर्ट करके वहां पे जीन का एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। ठीक हो गया, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी बायोटेक्नोलॉजी के साथ सारी ये जो बायो की डिफरेंट ब्रांचेस है ना वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो बायोटेक्नोलॉजी को क्रॉप्स में यानी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते होंगे कि अब जो फसलें हैं हर हर सीजन में आ रही होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा मेडिसिन में इसको इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे अभी हमने देख लिया। ठीक है, वैक्सीन इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। ठीक है, यानी अगर आपने देखना है कि किसी जीन में या डीएनए में कोई जेनेटिक अगर डिजीज है तो उसको आप कैसे डिटरमिन करेंगे, आपको ये बायोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी उनको डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, लाइफ स्टॉक जो ये आपके जानदार जिनका आप गोश्त लेते हैं, दूध अंडे ये सारा कुछ पालतू जो जानदार, इनसे आप इनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इनके अंदर जो डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं आप वो पैदा कर लेते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये मुख्तलिफ इसके जो जहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे ये इस्तेमाल हो रही है, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो ये देखिए आप वो जो मैंने आपसे कहा स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह ये देखिए ये डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए को जब कट किया तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक टेक्निक है, बायोलॉजिकल टेक्निक है। अब क्या किया जाता है कि जो डीएनए है उसको यहाँ पे इधर डाल दिया जाता है। ठीक है, डीएनए का मिक्सचर है, उसके अंदर डिफरेंट साइजेस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपकी डिजायर्ड जीन भी अंदर ही मिक्स है। आप यहाँ उस उन जीन्स को यहाँ पे डीएनए को डाल देते हैं। ठीक है, इस ट्रे की साइडों पे क्या आप चार्ज अप्लाई करते हैं, अंदर क्या होती है एगारोज जेल होती है, उस जेल के अंदर इसको एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। तो एगारोज जेल के अंदर जब आप इसको फिर देते हैं ना पावर सोर्स से, यहाँ पे आप इसको पावर सप्लाई करते हैं, करंट देते हैं, तो फिर ये जो डीएनए क्योंकि चार्ज मॉलिक्यूल है ना तो ये आगे आगे जाएगा, ये जो एगारोज जेल के अंदर मूव करेगा। ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव पोल, यानी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा तो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग यानी अपने अपने साइज के मुताबिक ये मुख्तलिफ जगहों पे ये आके रुक जाएगा, क्योंकि जो अगर वो जेल है वो ऐसे पानी नहीं है कि उसके अंदर से आगे मूव करता जाए डीएनए, वो जेल उसके अंदर अपने वजन के मुताबिक अपनी लेंथ के मुताबिक। ठीक है, ये अपने मैस और आपको पता है ना डेंसिटी यानी कि उसका मैस और उसका वॉल्यूम। तो अब ये चूंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए को अगर आप आसान लफ्जों में समझना चाहें तो आप यूँ कहेंगे कि अपने जो मैस के अकॉर्डिंग ये और अपने चार्ज के अकॉर्डिंग
डीएनए में जो चार्ज होता है उसके मुताबिक और अपने लेंथ के मुताबिक ये जो है ये फासला यहाँ से ट्रेवल करेगा। जितना जितना ये छोटा होगा ट्रेवल करके उतना आगे जाएगा एनोड की तरफ, और जितना कम होगा जितना इसकी साइज ज्यादा होगा इतना ही ये कम ट्रेवल करेगा। तो इस तरह जब ये ट्रेवल करते करते आगे जाएंगे और कुछ इधर रह जाएंगे तो मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से देख लेते हैं कि इनमें से आपका डिजायर्ड स्ट्रैंड कौन सा है, तो आप उस हिस्से को वहां से निकाल लेते हैं। लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप होती है, वहां से देखा जाता है और एक डाई इस्तेमाल की जाती है, यानी इथिडियम ब्रोमाइड एक डाई होती है, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन किया जाता है, कलर किया जाता है इस डीएनए को। तो उससे फिर जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना ऐसे रोशन सा नजर आता है ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स। तो वहां से आपका जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट होता है उसको आप सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं वो यूज की जाती है। ठीक है, और जो हमने बायोटेक्नोलॉजी की जिसको डिटेल से डिस्कस करना है वो है क्लोनिंग। तो अब मीटिंग खत्म हो रही है, मैं नेक्स्ट मीटिंग में क्लोनिंग की बात